नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वीए काइंडनेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स है ये, बुक 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 9 है ये। बाकी चैप्टर्स हमने पहले अपलोड कर दिया है, तो वीडियोस आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। ग्रामीण विकास यानी कि सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में सरकार के द्वारा कौन कौन सी प्रकार की नीतियाँ अपनाई गई थी ग्रामीण विकास को और विकास करने के लिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, आखिरकार है क्या ग्रामीण विकास, ठीक है। तो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक है ग्रामीण विकास की क्या चुनौतियाँ थी, ग्रामीण विकास की विलंबित चुनौतियाँ कौन सी होती हैं, तथा तीसरा टॉपिक हमारा है ग्रामीण विकास की उभरी चुनौतियाँ कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा है ग्रामीण विकास क्या है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, आखिरकार जो ग्रामीण विकास हुआ था उसका है क्या, मतलब क्या होता है, ठीक है। ग्रामीण विकास से अभिप्राय उस क्रमबद्ध योजना से होता है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन का स्तर तथा आर्थिक व सामाजिक कल्याण में अधिक मात्रा में वृद्धि हो सके। मुख्य रूप से ग्रामीण विकास का अर्थ यही होता है कि जो किसान होते हैं उनका जीवन स्तर जो होता है मुख्य रूप से आर्थिक और सामाजिक कल्याण में किस तरीके से वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है, उसे ही ग्रामीण विकास कहा जाता है। आगे देखते हैं आर्थिक विकास के मुख्य तत्व कौन से होते हैं। इसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं कि आर्थिक विकास के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला पॉइंट हमारा है भूमि के प्रति इकाई कृषि उत्पादकता को अधिक मात्रा में बढ़ाता है तथा कृषि विपणन प्रणाली को सुधारना ताकि किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य तो प्राप्त हो सके। इसका अर्थ यह है कि जो किसान एक साल में अपना फसल उगाता है उसके प्रति किस तरीके से आखिरकार जो उसकी खेती होती है किस तरीके से उसके प्रति उसको मूल्यवान मिलता है कि वो अपने फसल को बेच करके कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट मिल सके उसे, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ज़्यादा मूल्य वाली फसलों की उत्पादकता को अधिक मात्रा में कृषि जो होता है बढ़ाता है तथा बढ़ावा भी मिलता है उसको, ठीक है। और विविधीकरण को बढ़ावा देना तथा उत्पादकता की जो गतिविधियां होती हैं उसको विविधीकरण ताकि फसल खेती के अलावा उनको रोजगार भी अधिक मात्रा में मिल सके। जैसे कि जो रोजगार होता है ना, जैसे किसी किसान के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं तो दूसरे लोगों को रोजगार दे सकता है अपने प्रति, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा है वैकल्पिक साधनों को जोड़ा जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों को साख की सुविधाओं को उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा गैर कृषि रोजगार के द्वारा निर्धनता को कम करना तथा जैविक खेती को अधिक मात्रा में बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार अधिक मात्रा में होना। जब किसान का अधिक मात्रा में विकास होगा किस तरीके से, यानी कि जो एक किसान होता है, किसान की अधिक प्रॉफिट होगा तो हालांकि उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था भी और आर्थिक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जीवन जीने का जो तरीका है वो उसमें परिवर्तन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं भारत में ग्रामीण साख के स्रोत। इसका अर्थ यह है कि जो ग्रामीण जो बैंक होते हैं उनके प्रति आखिरकार जो साख यानी कि जो बैंक होते हैं किस प्रकार से उनके स्रोत क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है गैर संस्थागत तथा अनौपचारिक स्रोत। पहला हमारा है गैर संस्थागत तथा अनौपचारिक स्रोत, ठीक है। इसमें साहूकार, व्यापारी, कमीशन एजेंट, जमींदार संबंधित तथा मित्रों को शामिल किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो साहूकार बड़े बड़े जमींदार होते हैं गांव के और जो उसके प्रति जो उनसे जुड़े हुए जो एजेंट्स होते हैं उनसे किस प्रकार से, यानी कि जो मान लीजिए एक किसान को लोन लेना है अपने खेत के प्रति तो पहले जमींदार से बात करेगा, सीधा बैंक में जाता नहीं है तो जमींदार से बात करेगा। तो जमींदार और जो कमीशन जो एजेंट होता है उसके प्रति कुछ ना कुछ समझौता रहेगा ताकि वो कुछ परसेंटेज अपने पैसे भी काट सकें, वो भी कुछ पैसे रख सकें और किसान को कम से कम प्रॉफिट मिल सके जो सरकार के द्वारा। क्योंकि सीधा जो किसान होता है वो बैंक में नहीं जा सकता है क्योंकि उसको हर एक चीज़ का तजुर्बा नहीं होता, पता नहीं होता कि क्या मुझे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे क्या करना है। इसलिए वो जमींदार के पास पहले जाता है, फिर जमींदार जो होता है अपने एजेंट से बात करता है, उसके प्रति उसका जो परसेंटेज होता है, पैसे होते हैं, उसको काट लिया जाता है। इसे ही गैर संस्थागत तथा अनौपचारिक स्रोत कहा जाता है। दूसरा है संस्थागत तथा अनौपचारिक स्रोत, यानी कि जो संस्थागत होते हैं और अनौपचारिक स्रोत होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका है साहूकारी साख, जो सरकारियाँ साख और समितियाँ जो जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा अन्य व्यापारिक बैंक जो होते हैं, व्यापारिक बैंक यानी कि जो गाँव में ग्रामीण बैंक होते हैं उन्हें व्यापारिक बैंक कहा जाता है। तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो क्षेत्र में एक स्थानों पर क्षेत्रों में जो होते हैं गांव में स्थित होते हैं उनके बारे में बताया गया है। ग्रामीण बैंक तथा कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्र बैंक के नवाड़ा स्वयं इसके सहायता समूह है। इसका अर्थ यह है कि कुछ बैंक जो होते हैं सरकार के द्वारा
जो मनोनीत मतलब उनको मिले हुए हैं कि सूचित किए जाते हैं कि आखिरकार जो नवाड़ा है और राष्ट्रीय बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक योजना है, इसके प्रति जो लोगों को किस तरीके से आखिरकार जो मदद मिलती है बैंकों द्वारा, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, आगे देखते हैं ग्रामीण विकास की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं आखिरकार है क्या। ठीक है, भारत में ज़्यादातर किसान छोटे होते हैं, यानी कि जो किसान होते हैं अधिक मात्रा में छोटे होते हैं, जो केवल जीवन निर्वाह करने के लिए अपना उत्पादन करते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो कुछ किसान होते हैं जिसके पास कम से कम खेती होती है, केवल वो इतना सोचते हैं कि वो सिर्फ जीवन निर्वाह करने के लिए ही उत्पादकता के स्तर को अपना रखते हैं, ताकि जो जितना उनके पास खेती है उतना ही वो फसल उगा सकें। ठीक है, फसल जो बोने तथा काटने के बीच का समय बल होता है, इसी के कारण साख की आवश्यकता अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। इसका अर्थ ये होता है जब किसान के पास पैसे अधिक मात्रा में ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि एंड टाइम में फसल को बोना और काटना होता है। ठीक है, तो फसल को जब बोना होता है तो जो मान लीजिए फसल को बोया, उसके बाद में उसमें कुछ ना कुछ तो पैसे तो बहुत ज़्यादा लगना ही लगना होता है, क्योंकि जब पहली बार हम खेती करते हैं तो उसमें कम से कम काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। उसके बाद में उसको तैयार होने में कम से कम 4 से 5 महीना लग जाता है। 4 से 5 महीना तैयार होने के बाद फिर जा करके हमें उसका प्रॉफिट मिलता है कुछ पैसे। उसके बाद में जो पैसे हम उधार लिए होते हैं किसी से, मान लीजिए जो जोतदार है उसको हमने कुछ पैसे दे दिए, उसके बाद में जो जिससे हमने बीज लिया उसको कुछ पैसे दे दिए, ताकि जो हमने उधार माल ले रखा था किसी और से तो उसको पैसे तो देना ही पड़ेगा ना, तो कुछ पैसे जो प्रॉफिट बचते हैं वो हमारे खर्चे में निकल जाता है। इसलिए जो बोने और काटने में जो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, इसी को ही मुख्य रूप से इसकी समस्या बताई गई है। सबसे बड़ी समस्या एक रूप से यही है। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा है अल्पकालीन साख, यानी कि जो पहला हमारा समस्या है मुख्य रूप से अल्पकालीन साख क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अल्पकालीन साख की आवश्यकता का संबंध मूल रूप से बीज, खाद और कीटनाशक दवाइयाँ जैसी आदतों को खरीदने से होता है, तथा कभी कभी ज़रूरत बिजली के बिलों का भुगतान करने के लिए भी बहुत अधिक मात्रा में पड़ता है। क्योंकि अल्पकालीन मुख्य रूप से ये अल्प जो व्यवस्था दी गई है ना, इनको अल्पकालीन है, जो असीमित रूप से व्यवस्था दी गई है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ ऋण 6 से 12 महीने के समय के लिए होता है जो इनको भुगतान करना पड़ता है। आगे देखते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक है माध्यकालीन साख क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। आखिरकार जो माध्यकालीन साख होता है ये क्या होता है। ठीक है, माध्यकालीन साख की आवश्यकता मशीनरी खरीदने को तथा खुदवाने ऐसे जैसे ऋणों का समय जो होता है आमतौर पर 2 महीने से लेकर के 5 महीने तक का होता है। इसका अर्थ ये है कि जो माध्यकालीन साख होती है इसके अंदर जो मशीनरीज होती हैं बड़े बड़े फैक्ट्रीज के अंदर वो आते हैं, जो मुख्य रूप से इसका जो समय काल होता है ना 2 से 5 महीने का होता है। 2 से 5 महीने के अंदर इनको कहीं ना कहीं मुख्य रूप से रिपेयरिंग का या फिर कुछ इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स या दिक्कत आने लगती हैं, तो कि इन्हें मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, कि इसे सुविधा या फिर दोबारा से रिनोवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और तीसरा टॉपिक हमारा है दीर्घकालीन साख किसे कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि दीर्घकालीन साख किसे कहते हैं, एक बार इसके बारे में जो पढ़ लेते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा है दीर्घकालीन साख की ज़रूरत भूमि को खरीदने के लिए पड़ती है। इसका अर्थ यह है कि जो दीर्घकालीन साख होते हैं ना इसमें भूमि को अधिक से अधिक खरीदने के लिए पड़ती है। मौजूदा भूमि पर अस्थायी सुधार के लिए ऐसे ऋणों का समय जो होता है 5 से 20 वर्ष तक की होती है, यानी कि जो एक भूमि को खरीदने के लिए मुख्य रूप से 5 से 20 वर्ष तक का समय लग जाता है दीर्घकालीन साख के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है ग्रामीण साख के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो ग्रामीण साख होते हैं ना उसके मुख्य रूप से कितने प्रकार के स्रोत होते हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, तथा इसका वर्णन कीजिए, तथा जो ग्रामीण साख के जो हमारे कितने प्रकार के हैं उसको मुख्य रूप से वर्णन करना है कि कितने प्रकार के हैं आखिरकार। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं ग्रामीण साख होता क्या है, उसके बारे में इसकी डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो है गैर संस्थागत भूस्वामी। इसका अर्थ है कि जो गैर संस्थागत और भूस्वामी की गाँव के व्यापारी महाजन भारत में गैर संस्थागत ग्रामीण शाह के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं, जो कि किसानों के ज़्यादातर साथ ही अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ता है और इन्हीं के द्वारा ही ये पूरी होती है। ठीक है, लेकिन 1981 तक संस्थागत सूत्र ग्रामीण साख के प्रमुख स्रोत के रूप में उभरे थे, तथा संस्थागत स्रोत मुख्य रूप से जो संस्थागत स्रोत कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि है क्या संस्थागत स्रोत। ठीक है, सरकार होता है, सरकारी समितियां, वाणिज्य और बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा प्राथमिक पंचवर्षीय योजना के शुरुआत
इन सालों में सभी संस्थागत साधन के रूप में कार्य करती है, ठीक है, जिनको मिलाकर किसानों के साथ साथ संबंधित केवल 7% आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन वर्तमान में बढ़ करके 66% से अधिक हो गया है। इसका अर्थ यह है कि उस समय 1981-82 में केवल ये 7% की आवश्यकता होती थी कि जो सरकारें होती थी वो किसानों की जो आवश्यकताएं होती थी ना, उसकी केवल 7% की पूर्ति करती थी, लेकिन अब ये बढ़ करके 66 पॉइंट हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आगे देखते हैं। तो पहला हमारा है कि आखिरकार जो स्रोत होते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सहकारी साख समिति, पहला है हमारा सहकारी साख समिति, ठीक है। किसानों को सहकारी साख समितियां प्राप्त मात्रा में अधिक मात्रा में उचित होती हैं, जो ब्याज दरों पर साथ में देती हैं, यानी कि जो अधिक मात्रा में साहूकार के द्वारा जो साख समितियां होती हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ किसानों के काम में मार्गदर्शन दिखाती है अधिक मात्रा में, जो कि उत्पादकता को बढ़ाने में भी अधिक मात्रा में मदद करती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कि जो सहकारी साख समितियाँ होती हैं इसकी जो आखिरकार जो इसके उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। देश के सभी क्षेत्रों में साफ जो सुविधाएं होती हैं, सालाना साख एजेंसियों के रूप में जो रूपरेखा होती है उसके महाजन के प्रभाव को धीरे धीरे खत्म करना ही इसके उद्देश्य है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य व्यापारिक बैंक। इसका अर्थ यह है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तथा व्यापारिक बैंक जो जिसे वाणिज्य बैंक भी कहा जाता है, जो गांव में छोटे छोटे स्तरों के रूप में छोटे छोटे हैं, उनको व्यापारिक बैंक या फिर वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। पहला हमारा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी। भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तथा ग्रामीण साख पर ध्यान देते हुए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि ग्रामीण साख की आवश्यकताओं को केवल सहकारी साख समितियां ही पूरा नहीं कर सकती हैं। अंततः किसानों को साथ देने के लिए, यानी कि जो किसान हैं उनको साथ देने के लिए व्यापारिक बैंक को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए। मुख्य रूप से इसका अर्थ ये है कि जो किसान होता है, मान लीजिए किसान के पास पैसे नहीं होते तो वो खेत के प्रति वो लोन ले सकता है कि आखिरकार मुझे लोन लेकर के तो कम से कम खेती करनी दीजिए, फिर जो प्रॉफिट होगा उससे हम आपका लोन चुका देंगे। इसका अर्थ यही है, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भूमि विकास क्षेत्र। इसका अर्थ ही क्या है एक बार जान लेते हैं कि है क्या, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या क्या होते हैं तथा भूमि विकास क्षेत्र किस प्रकार से हुआ था उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। यहाँ बैंक अपना जिला स्तर तथा स्थानीय स्टाफ की सहायता से संपन्न कराता है। इन्हें आदेश है कि ज़्यादातर ग्रामीण जनसंख्या के कमज़ोर वर्गों को ही इन्हें आदेश दें तथा साख प्रदान करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक के संस्थापक पिछले जिले तथा जो ग्रामीण क्षेत्र के साख की पूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए की जाती है, इसको ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भूमि विकास क्षेत्र कहा जाता है। और अगला टॉपिक हमारा है कृषि विपणन की चुनौतियां क्या है, यानी कि जो कृषि विपणन की चुनौतियां किस प्रकार से हैं, क्या होती है, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। फसल काटने के बाद किसानों को अपनी फसल को संग्रह करने की आवश्यकता होती है, यानी कि जो किसान होता है मान लीजिए फसल को काट लेता है अधिक मात्रा में, उसको रखने के लिए संग्रह करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए उसके पास फसल को, ठीक है। फिर उसका वर्गीकरण करना होता है, यानी कि जो कितने प्रकार के भाव में बांटना है, क्या करना है, कुछ कितना फसल मुझे रखना है, कितना फसल मुझे बेचना है, इसका वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद में कृषि विपणन में फसल कटाई और किसानों द्वारा उत्पादकता की अंतिम बिक्री के बीच का यहाँ सभी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, जिसे कृषि विपणन की चुनौतियाँ के मुख्य रूप से कहा गया है। आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ज़्यादातर यहाँ प्रक्रियाएं होती है, यानी कि जो ज़्यादातर यही प्रक्रिया सभी प्रकार के राज्यों में अपनाई जाती हैं कि पहले किसान को मुख्य रूप से किसान की जो बीजें होती है, बीजों की कटाई होती है, उसके बाद में उसको वर्गीकृत किया जाता है, उसके बाद में जो वर्गीकृत किया जाता है उसको फिर बेचा जाता है, कितना फसल उसे बेचना है, कितना फसल उसे नहीं बेचना है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये ज़्यादातर यहाँ प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि फसल कटाई के बाद उसको इकट्ठा करना होता है, फिर उत्पादकता के प्रकरण करना होता है। किस तरीके से होता है, जैसे कि भूसे को उठाने में अलग करना होता है, तथा भविष्य में बिक्री के उत्पादकता का भंडार भी अधिक मात्रा में बढ़ाना होता है, तथा उत्पादकता की बिक्री तब तक करना होता है जबकि इसका मतलब है पद हो या अधिक मात्रा में होता है। इसका अर्थ ये है कि मतलब जो कटाई होती है,
कटाई से लेकर के उसकी जो भूसा है, भूसा मतलब मुख्य रूप से मान लीजिए चावल है, चावल को अधिक मात्रा में कटाई करने के बाद उससे भूसा प्राप्त होता है, हमें भूसा प्राप्त करने के बाद उसकी बिक्री किस तरीके से होती है, उसकी भी बिक्री अधिक मात्रा में होती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी हमारे लिए अधिक मात्रा में है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय तथा कदम उठाए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि जो विपणन प्रणाली है ना, उसको सुधारने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए थे, इसके बारे में जान लेते हैं एक बार। तो पहला हमारा टॉपिक है रियासती यातायात। रियासती यातायात क्या होती है, एक बार ये जान लेते हैं हम। ठीक है, रियासती यातायात, रेलों किसानों को रियासती यातायात सुविधा प्रदान करती हैं सरकार के द्वारा, जिससे किसान अपनी उपज को उन सभी शहरों बाज़ारों में लाए जहां उनकी उपज का बेहतर दाम उनको प्राप्त हो सके। यानी कि सरकार के द्वारा रियासती यातायात सुविधा प्रदान की गई है सरकार के द्वारा, ताकि जो एक किसान होता है, किसान का मान लीजिए वहाँ पर मूल्य जो है अच्छा नहीं मिल रहा है, तो वो किसी भी शहर में ला करके अपने उसको गेहूँ को या बीज को जो भी उसके पास है वो अच्छे दाम में बेच सकता है, अच्छे उपज में अच्छे दाम में बेच सकता है। उसके प्रति इसके बारे में बताया गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा है सूचना का प्रसार। इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया किसानों को बाजार संबंधित सूचना प्रदान करती है। ज़्यादातर कीमत में अधिक मात्रा में सूचना प्रदान होती है, इसे ये सूचना का प्रसार कहा जाता है। यानी कि जो किसान होता है, किसान को किस तरीके से आग्रह किया जाता है कि आपकी फसल इस बार इतने में बिकेगी, इतने कुंटल में बिकेगी, इतने चावल इतने कुंटल में बिकेंगे, उसके बारे में सूचना का प्रसार के बारे में बताया गया है। ठीक है, और तीसरा टॉपिक हमारा है भंडार गृह सुविधाओं का प्रावधान। यानी कि जो सरकार के द्वारा कौन कौन से जो भंडार की सुविधाएं की गई ताकि फसल जल्दी ख़राब ना हो और किसानों को ये फसल मुख्य रूप से जैसे कि मिल सकें, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, दुग्ध बिक्री से बचाने के लिए, यानी कि दुग्ध बिक्री से बचाने के लिए सरकार ने किसानों को भंडार गृह सुविधा उपलब्ध करा दिया है, जिससे भंडारण से किसानों को बहुत ही अधिक मात्रा में मदद मिलती है और किसान अपनी मदद से तब भी मतलब अपने ही सरकार की मदद के द्वारा अपने फसल को अच्छे दाम में बेच सकता है, और फसल को जब बाज़ार में उसे आकर्षण की कीमतें मिल रही हो, यानी कि जो उसके प्रति कीमतें मिल रही हो कि हाँ इतनी कीमत में मैं फसल को बेच सकता हूँ और फसल को बेचने के बाद मुझे अधिक मात्रा में प्रॉफिट भी हो सके, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, और फोर्थ टॉपिक हमारा है नियमित मंडियाँ। यानी कि जो कुछ ही मंडियाँ जो होती हैं नियमित रूप से फसलों को खरीदती हैं, उसके बारे में जान लेते हैं क्या है। नियमित मंडियां वहाँ लगाई जाती हैं जहां कृषि के उत्पादों की खरीद और बिक्री हो सके, तथा इसमें सरकारी अधिकारी, किसान तथा व्यापारी शामिल होते हैं। मुख्य रूप से सरकार के अधिकारी भी कुछ शामिल होते हैं और किसान भी शामिल होता है और व्यापारी भी अधिक मात्रा में शामिल होते हैं। यहाँ बाजार व्यवस्था को बढ़िया तरीके से चलाते हुए तथा बिक्री के पैमाने और बाजार के उपयोग पर कठोर निगरानी रखते हैं तथा यहाँ सुनिश्चित करते हैं कि किसानों को उनके उत्पादकता की उचित कीमतें तो मिल सके, कि कम से कम जितना उन्होंने लागत लगाया उससे डबल प्रॉफिट उनको मिल सके। ये होता है नियमित मंडियाँ। ठीक है, इसका पांचवा टॉपिक हमारा है बिचौलियों की बहुलत। यानी कि जो बिचौलिया भी इसके अंदर कुछ काम करते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उनको प्रॉफिट मिल सकता है। और छठा हमारा है फसलों को उचित अधिक मात्रा में रखना और वर्गीकृत का अभाव, कि किस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। पहले हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से उसका वर्गीकरण किया जाता है। सातवां पॉइंट हमारा अपर्याप्त संस्थागत तथा वित्त का अभाव। ये इसका अर्थ है कि कुछ किसान जो होते हैं उनकी फसलें अच्छी नहीं होती है, कुछ किसानों की जो फसलें होती हैं अधिक मात्रा में ख़राब हो जाती हैं, तो उसके लिए जो वित्त का अभाव होता है बहुत ज़्यादा कठिनाई के रूप में बीतता है। और आठवां पॉइंट हमारा है पर्याप्त विपणन सुविधाओं का अभाव। यानी कि जो पर्याप्त विपणन सुविधाएं हैं उनके पास, किसानों के पास बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं, उसके बारे में बताया गया है। अगला टॉपिक हमारा है ग्रामीण विकास की उभरती चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं। इसका अर्थ ये है कि जो किसान है उसकी कौन कौन सी कितने प्रकार की चुनौतियां होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट है पशुपालन। यानी कि इसका अर्थ है कि जो पशुपालन होता है ना, किससे कहते हैं, आखिरकार है क्या पशुपालन। ठीक है, भारत में रोजगार का एक महत्वपूर्ण गैर कृषि क्षेत्र पशुपालन और मुर्गी पालन, गाय भैंस या बकरी भेड़ भारत में पशुपालन आते हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत में मुख्य रूप से पशुपालन माना गया है, जिसके अंदर भेड़ बकरी गाय या फिर भैंस इसके अंदर शामिल हैं, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में मुर्गी पालन 42% होती हैं, गाय और भैंस की जो पालन पोषण होता है वो 25% होते हैं, और बकरी भेड़ का जो होता है वो 20% मुख्य रूप से इसके भाग शामिल होते हैं।
गांव के किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी अधिक मात्रा में करते हैं, जिससे उनको कहीं ना कहीं अलग पॉइंट ऑफ से मतलब कुछ प्रॉफिट मिल सकता है, और जिससे वह अपने आय को अधिक मात्रा में बढ़ा भी सकते हैं। और पशुपालन को पशुपालन खेती भी कहा जाता है। ठीक है, कि मुख्य रूप से वो खेती का एक हिसाब से पूरा भंडार बना लेते हैं, कि एक तरह से पूरी पोटली बना लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास गाय है, भैंस, कितनी प्रकार की बकरियां हैं, कितने प्रकार के, आखिरकार जो सूअर भी कई लोग जो होते हैं अधिक मात्रा में उगाते हैं, और सूअर को भी अधिक मात्रा में पैदा करते हैं, सूअर भी, उनका भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, भारत में पशुपालन कृषि महिलाओं के लिए रोजगार का एक अच्छा स्रोत है, उसके बारे में बताया गया है पशुपालन के बारे में। दूसरा है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन क्या, मछलियों का किस प्रकार से पालन किया जाता है उसके बारे में बताया। दक्षिण भारत में अधिक मात्रा में मछलियों का पालन किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है, ताकि वो अधिक मात्रा में प्रॉफिट कमा सकें, ऐसा होता है। जैसे केरल के बारे में बताया गया, दक्षिण भारत, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु। भारत में मुख्य रूप से कुछ ही राज्य जो होते हैं वहाँ पर ऐसी ही चीज़ें मत्स्य पालन के बारे में किया जाता है। ठीक है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में मत्स्य पालन और आजीविका का एक मुख्य रूप से स्रोत होता है, उसके बारे में बताया गया है। तथा आत्मनिर्भरता का स्रोत नदियाँ, झील, तालाब शामिल होते हैं मुख्य रूप से इसके अंतर्गत, और महासागर, समुद्र तथा महासमुद्र शामिल होते हैं मुख्य रूप से। और इन्हीं जल के द्वारा आधार पर ही मछुआरे जो होते हैं समुद्र पर ही निर्भर रहते हैं। यानी कि इसका अर्थ यह है कि कुछ परिवार जो होते हैं बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से समुद्र पर भी निर्भर रहते हैं, कि वो अगर मछलियाँ पकड़ेंगे तो उनसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगी अधिक मात्रा में, जिससे उनका रोजी रोटी चलेगा। ठीक है, इन्हें साथ सुविधाएं तथा इनके साथ सुविधाएं देनी चाहिए, ताकि वह ऋण ग्रस्त दुष्चक्र को तोड़ा जा सके, और जो मत्स्य पालन कर रहे हैं ये अधिक मात्रा में उनसे प्रॉफिट मिल सके। इसका अर्थ ये है कि ये भी मुख्य रूप से कर्जों में कहीं ना कहीं डूबे रहते हैं, और सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ इनको भी हेल्प मिलनी चाहिए कि अधिक मात्रा में जो मत्स्य पालन है उसको अधिक मात्रा में उसका विकास हो सके, वृद्धि हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा है बागवानी। इसका क्या है, एक पॉइंट से समझते हैं आखिरकार है क्या। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्र से प्रधान वैज्ञानिक या बागवानी रोजगार का एक अच्छा स्रोत है, माना जाता है ऐसा। और बागान उत्पादों में फल फूल, सब्जियां, जो पौधे आदि मुख्य रूप से इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। वर्तमान में भारत का एक विश्व में फल तथा सब्जियों के उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। इसका अर्थ है कि बागवानी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा देश जो है दूसरे स्थान पर वो भारत है। ठीक है, जो मुख्य रूप से इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, मसलों के उत्पादन का भी प्रथम स्थान पर आता है, यानी कि जो कहीं ना कहीं मसलों के स्थान पर जो मसाले होते हैं ना, वो भी प्रथम स्थान पर कहीं ना कहीं भारत जो है पूरे विश्व में आता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारा है, भारत बागान उत्पादन में लगे कृषि परिवारों के साथ साथ आय में भी अधिक मात्रा में वृद्धि होती है। इससे गाँव के महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलता है। लेकिन वह प्रधान बात बताते हैं, मतलब बात यहाँ होती है कि बागवानी क्षेत्र के किस प्रकार से आखिरकार उसकी वृद्धि हो रही है, उसके क्या क्या कारण हैं, तथा दलों के क्षेत्र में किस प्रकार से आखिरकार जो कमी हो रही है उसके बारे में बताया जाता है कि बागवानी क्षेत्र में कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में कमी भी होती है, कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में वृद्धि भी होती है, उसका विकास भी होता है। अगला टॉपिक हमारा है दल की आपूर्ति में गिरावट, यानी कि जो दल है ना उसकी किस प्रकार से आपूर्ति में गिरावट होती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या है। कीमतों में वृद्धि जिसके कारण उपभोग में कटौती, और भारत में शाकाहारी भोजन पर निर्भर अधिकांश घरों में दालें, प्रोटीन, जो दाल होती है जो प्रोटीन का स्रोत होता है मुख्य रूप से उसे माना जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है जैविक कृषि क्या होता है। आखिरकार जो जैविक कृषि होता है ना वो क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, जैविक कृषि खेती की वह पद्धति होती है जिसमें खेती के लिए जैविक खाद, पशु खाद और हरी खाद का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से जो जैविक खाद होता है, पशु खाद होता है और हरी खाद होता है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शामिल आते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत ही रासायनिक और वर्गों के उपयोग को समाहित करते हुए जैविक खाद के उपयोग पर बल दिया जाता है। यहाँ खेती करने की वह पद्धति होती है जो पर्यावरण के संतुलन को पुनः स्थापित करके उनका संरक्षण एवं सर्वाधन कर सके, यानी कि जो उसका निपटारे के लिए कौन सी होती है, उसका संरक्षण, उसका किस तरीके से रखवाली रखते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं जैविक कृषि के लाभ क्या क्या होते हैं। अभी हमने देखा कि जैविक कृषि किस तरीके से होता है, जैविक कृषि का किस तरीके से आखिरकार जो इस्तेमाल है उसका किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में है। ठीक है, तो अगला हमारा ये टॉपिक है जैविक कृषि के क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो जैविक कृषि का लाभ के पहला पॉइंट हमारा है, जैविक खादों के उपयोग से
मुद्रा का जैविक स्तर बढ़ता है, अधिक मात्रा में जो जैविक खाद है उसका मुद्रा का जो जैविक स्तर है वो भी अधिक मात्रा में बढ़ता है और मुद्रा काफ़ी अधिक मात्रा में उपजाऊ बन जाती है। ठीक है। और दूसरा हमारा पॉइंट है, रासायनिक खादों के मुकाबले जैविक खाद सस्ता और टिकाऊ अधिक मात्रा में होता है। और तीसरा पॉइंट है, जैविक खादों के उपयोग से हमें पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक भोजन प्राप्त होता है, बहुत ही ज़्यादा जो प्रोटीन होता है हमें मिलता है। और चौथा पॉइंट हमारा है, जैविक खाद्य पर्यावरण मित्र होते हैं, इनमें रासायनिक प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट हमारा है, छोटे और सीमित किसानों के लिए सस्ती प्रक्रिया ये होती है। और छठा पॉइंट हमारा है, यहाँ पद्धति धारणीय कृषि को बढ़ावा अधिक मात्रा में देता है, अधिक से अधिक। और सातवां पॉइंट हमारा है, जैविक खेती श्रम प्रधान तकनीकी पर आधारित मुख्य रूप से होता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हमारे प्रति जो जैविक खेती होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ये 5, 6 पॉइंट 7 पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि पूरा आखिरकार जैविक खेती का किस तरीके से यानी कि जो इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, उसका प्रभाव पड़ता है किस तरीके से है और किस तरीके से हमारे समाज में प्रभाव पड़ता है। तो जैविक खेती भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए, जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है उससे। ठीक है। तो हमारा यहाँ चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। चैप्टर 9 ग्रामीण विकास का हमने देखा कि ग्रामीण विकास की कौन कौन सी समस्याएं थी, आखिरकार जो ग्रामीण विकास था उसके सरकार के द्वारा कौन कौन से निपटारा किया गया था उसके प्रति। और हमने ये भी देखा कि ग्रामीण विकास की कौन कौन सी समस्याएं थी आखिर ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को वीडियो किस तरीके से लगा, कैसा लगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टर्स के लिंक हैं, वहाँ से आप सभी चैप्टर्स की वीडियोज़ देख लीजिएगा। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।